हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल के एंड ट्यूटोरियल। तो हम लोगों ने इस चैनल पे जो भी झारखंड टेट से रिलेटेड जो भी हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस थी, यानी कि सीडीपी की जो क्लासेस थी, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उन सारे थ्योरी क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। आज जो है हम लोग सीडीपी के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारी तैयारी जो है और ज़्यादा बेहतर हो पाए और हम लोग प्रैक्टिस कर कर के चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। तो आज जो है ये एमसीक्यू सीरीज़ का ये क्लास नंबर 1 है, जो कि एमसीक्यू इसमें हम लोग सीडीपी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे झारखंड टेट से के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके झारखंड टेट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो पहला सवाल जो है वह है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या क्या भूमिका हो सकती है? तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 है संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा है सुगमकर्ता की, तीसरा है निर्देशक की, चौथा है तालमेल बिठाने वाले की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों की सीडीपी के सारे क्लासेस ली हैं, मैंने वहाँ पर हर टाइम आप लोग के लिए एक वर्ड यूज किया था कि ये जो टीचर्स होते हैं ये एक फैसिलिटेटर होते हैं, एक सुविधाकर्ता होते हैं। तो सुविधाकर्ता को ही हम लोग इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में से सुगमकर्ता भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों को घुमाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं। इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर नहीं है तो हम लोगों को इस चीज़ को देख करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। अगर इस चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसा गड़बड़ी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल ही एकदम केयरफुली पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है केयरफुली कि यहाँ पर विशेषता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला है उच्च आत्म क्षमता, दूसरा है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, फिर है हमारे पास उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें उच्च आत्म क्षमताएं भी होती है, उनमें समस्या को समाधान करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और उनकी जो मानसिक क्रियाएं होती है भी उच्च श्रेणी की होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है वो अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के बालक की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो औसत से कम नहीं होती बल्कि औसत से ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक का कौन सा गुण नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसमें आप लोगों के लिए कौन सा स्तर पूछा गया है? तो पूर्व परंपरागत स्तर पूछा गया है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज पूछा गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कोहलबर्ग का जो थ्योरी था वो पूरा बता दिया। उसमें हम लोगों ने 3 स्टेजेस के बारे में बात किया था, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और बीच में जो था उसको हम लोगों ने कन्वेंशनल स्टेज कहा था।
तो जो प्री कन्वेंशनल होता है उसमें उसकी जो बच्चा जो कोई भी कार्य करता है तो वो किसी रिवॉर्ड की लालच में करता है या फिर किसी सज़ा से बचने के लिए वो कार्य करता है। दूसरे स्टेज में वो एक अच्छा बच्चा बनना चाहता है, इसीलिए वो उस कार्य को करता है। और पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत स्तर में, उच्च परंपरागत स्तर में बालक जो है वो उसमें नैतिक गुण आ जाते हैं और वो नैतिकता की नज़र से कार्यों को करने लगता है। तो इसमें पूर्व परंपरागत के बारे में पूछा है, यानी कि प्री कन्वेंशनल के बारे में पूछा है। तो बच्चा जो है किस कार्य को करने के लिए चाहेगा, तो वो दंड से बचने के लिए कार्यों को करना चाहेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो इसमें है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षिका को पढ़ाने के लिए? पहला है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान कराना। दूसरा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना। तीसरा है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। चौथा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके किस प्रकार का शिक्षण प्रदान कर सकते हैं? निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड का यूज़ करके, दूसरा है एल्गोरिथम मेथड का यूज़ करके, या फिर मेमोरी मेथड का यूज़ करके, या फिर उनके लिए विभिन्न प्रकार की लर्निंग जो सिचुएशंस है उनको ला करके। तो इसका आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसवा बोल रहा है सिद्धांत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए विकास जो होता है हर क्षेत्र में होना ज़रूरी है, सही है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है कि वो जो विकास होता है उसका परिपक्वन और उसका अनुभव का अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी देख लेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि पहले बच्चे का शिशुवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उसका प्रौढ़ावस्था आता है, यानी कि एक सीरीज फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये सही है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, और क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर है आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। तीसरा आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। चौथा आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो कौन सा उपयुक्त तरीका होगा? तो आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सही है। हम लोग को पढ़ाते भी रहना चाहिए और बच्चों का आकलन भी करते रहना चाहिए, जिससे हमें उसकी कमी, उसकी वृद्धि, उसका जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल सके। दूसरा है सत्र में हमें 2 बार करानी चाहिए, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि किसी दूसरी एजेंसी को हायर करना चाहिए और उसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। चौथा बोल रहा है कि एक आकलन जो है वो सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। वैसे तो हमें सारों ऑप्शन ही सही लग रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें सटीक लग रहा है और जो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि इससे बालक का जो है टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के बारे में पता भी चलेगा और हम उसी आधार पर उसे शिक्षण भी प्रदान कर पाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये था हमारा आज का टोटल 6 क्वेश्चन। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, यानी कि जब नेक्स्ट एमसीक्यू का सीरीज़ लेकर के आएंगे, तो उसमें भी इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर आपको इसी तरह की एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए जिससे कि आप जेटेड की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज की एमसीक्यू आप लोगों को बेनिफिशियल लगा हो और इसके सारे आंसर्स आप लोग जान रहे हों, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं ताकि आप लोगों इसको और ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ पाए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी कि क्रिएटिविटी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी चिंतन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा है सामवेगिक चिंतन यानी कि इमोशनल थिंकिंग। तीसरा है अहमवादी चिंतन, इसका इंग्लिश मुझे नहीं पता। चौथा नंबर है अपसारी चिंतन, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और जो भी आंसर आप लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपकी तैयारी आखिर चल कैसी रही है और कितनी अच्छे से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।